हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आज सर्जन क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर रहा है। रिवीजन क्लासेस, बैकअप क्लासेस या मोटिवेशनल क्लासेस, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। तो आ जाइए, तुरंत जुड़ जाइए मेरे साथ में और स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज आपका पहला लेक्चर, पहला टॉपिक, पहला चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ग्रेड में इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें गलती की कोई संभावना नहीं रहती है। मैं इस लेक्चर में आपको पूरा टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, पूरे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद में 20 क्वेश्चंस मैं सैंपल के बेसिस पे आपके सामने रखूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सफ़र आपके लिए यादगार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। वो अभी फटाफट मेरे साथ साथ रिवीजन कर लेंगे। जिन बच्चों से बहुत बड़ा कोर्स कवर नहीं हो पा रहा है वो इसको कवर कर लेंगे तो भी काफ़ी सफिशिएंट लेवल तक तैयारी हो जाएगी। हाँ, ये उन बच्चों के लिए क्लास ज़्यादा यूजफुल नहीं है जो पहली बार आज स्क्रीन पे आ रहे हैं और पहली बार बुक खोल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुझे पूरा चैप्टर एक लेक्चर में कराना है, 1 घंटे में कराना है, क्वेश्चंस के साथ करवाना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं करा पाऊंगा, लेकिन कंटेंट आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्यावसायिक संगठन का प्रारूप। हमारे देश में जो व्यवसाय है वो मिश्रित क्षेत्र का स्टार्ट हो चुका है। मिश्रित क्षेत्र का अर्थ होता है निजी और सार्वजनिक। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर व्यापार कर रहे हैं। यह विचार भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? दत्त समिति के सुझावों पर दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में। क्लियर है? देखिए, व्यापार करने के कई प्रारूप हैं। एकल स्वामित्व है, साझेदारी है, एचयूएफ है, कंपनी है, सहकारी समितियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन है। कौन सा प्रारूप सबसे बेस्ट है? इसका एक वन शॉट में आंसर कभी नहीं हो सकता। सबके अपने अपने गुण हैं, सबके अपनी अपनी कमियां हैं। प्रोफेसर एन ने कहा कि व्यावसायिक संगठन का प्रारूप उस बच्चे की तरह है जिसके पिताजी आर्थिक मुनाफा है और माताजी कानून है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? व्यावसायिक संगठन का प्रारूप उस बच्चे की तरह है जिसके पिताजी इकोनॉमिक प्रॉफिट है और माताजी लीगल स्ट्रक्चर है, कानून है। यह कथन किसने कहा? प्रोफेसर हेने ने। अब हम पहला व्यावसायिक संगठन का प्रारूप शुरू करने जा रहे हैं। नाम है एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व में देखो, बहुत सिंपल सी गणित है जो आपको अच्छे से मालूम है कि साहब एकल स्वामित्व मतलब एकल स्वामी का व्यापार। इसका मतलब इसमें एक ही व्यक्ति के द्वारा पूंजी लगाई जाएगी, एक ही व्यक्ति के द्वारा संचालन किया जाएगा। यह व्यवसाय की प्रथम सीढ़ी है। सबसे पहले व्यक्ति व्यवसाय को यहीं से शुरू करता है। पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध प्रारूप है। इसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता क्योंकि कोई एक्ट ही नहीं है, लेकिन एक धरती का सामान्य कानून लागू है जो कहता है जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जितनी मेहनत करोगे उतनी पाओगे। इसका निर्माण और समापन करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। इसमें जोखिम असीमित है क्योंकि दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। दायित्व असीमित है क्योंकि जो भी दायित्व वो अकेले व्यक्ति के हैं। व्यापार में अगर घाटा हो गया तो उसका घर बिकेगा, उसके गहने बिकेंगे, पर वो घाटा पूरा करना पड़ेगा। जोखिम अविभाजित होती है, बांटने वाला कोई नहीं है भैया। और व्यापार और व्यापारी अलग नहीं होते हैं। अकाउंट्स में बात अलग है। अकाउंट्स वाले यही कहते हैं कि सब व्यापार और व्यापारी अलग है, इसलिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। लेकिन हम अगर लॉ के हिसाब से बात करें तो इसका कोई अलग से प्रत्यक्ष अस्तित्व नहीं होता है। जो ही एकल स्वामी की मृत्यु होती है व्यापार समाप्त हो जाता है। और यह एक व्यापार का ऐसा प्रारूप है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित है, यानी कि उसकी कहीं कोई रचना नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये लाला जी की दुकान बोल सकते हो आप इसको। तो ये आज आपका व्यावसायिक संगठन का एक प्रारूप कंप्लीट हो गया। कौन सा? एकल स्वामित्व। दूसरा प्रारूप आ जाओ बच्चों, पढ़ते हैं साझेदारी।
साझेदारी का निर्माण भारतीय साझेदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 से साझेदारी एक्ट आया। भारतीय साझेदारी अधिनियम इस पर लागू होता है। संपूर्ण भारत पर ये एक्ट लागू है। दो व्यक्ति अगर मिलकर व्यापार कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, व्यापार के लाभों को बांट रहे हैं, तो उनके मध्य साझेदारी है या नहीं है, इसका पहचानने का तरीका एकाट्य प्रमाण जो है वो है एजेंसी। अगर दो लोगों के मध्य संबंध एजेंसी का है तो ही साझेदारी है। दो लोग मिलकर व्यापार कर रहे हैं, लाभों को बांट रहे हैं, जरूरी नहीं वो साझेदारी हो। हाँ, प्रथम दृष्टि साक्ष्य अगर कभी भी पूछें कि देखते ही हमें पार्टनरशिप लगे तो वो होता है लाभों का बंटवारा। साझेदारी एक प्रकार का अनुबंध है और अनुबंध बिना प्रतिफल के नहीं होता, लेकिन ये एक अपवाद है कि साझेदारी एजेंसी है और एजेंसी बिना प्रतिफल के संभव है। पुण्यार्थ, धर्मार्थ, चरितार्थ उद्देश्य के लिए पार्टनरशिप नहीं होती। पार्टनरशिप में व्यापार का होना अनिवार्य है। पार्टनरशिप में न्यूनतम पार्टनर होंगे 2, अधिकतम पार्टनर होते हैं 50। अधिकतम पार्टनर का उल्लेख साझेदारी अधिनियम में नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 में इसका उल्लेख किया गया है। उसके तहत अधिकतम साझेदारों की संख्या होती है 50। साझेदारी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। आप रजिस्ट्रेशन कराओ तो कराओ, नहीं तो मत कराओ। रजिस्ट्रेशन फर्मों के रजिस्ट्रार के यहाँ होता है। साझेदारी फर्म साझेदारों से पृथक नहीं होती है। यदि साझेदार मर गया तो फर्म भी समाप्त हो सकती है। साझेदार का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, फर्म का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। साझेदारी का निर्माण किसी परिवार में जन्म लेने से नहीं होता। उसके लिए आपको अनुबंध करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा। साझेदारी में लाभों को बांटना अनिवार्य है, लाभों में हानि भी शामिल है। अगर आपने दो लोगों ने मिलकर बिजनेस किया और लाभों को नहीं बांट रहे हैं तो वो साझेदारी नहीं है। लाभ किस अनुपात में बांटे जाएंगे, जो आपस में तय किए जाएं। कहाँ तय किए जाते हैं? संलेख में। अगर संलेख में तय नहीं हुए तो बराबर बराबर बांटे जाएंगे। ये बात लिखिए धारा 13B में, जो सेक्शन में यहाँ लिख रहा हूँ वो आपको लर्न करनी है। सभी साझेदार एक दूसरे के प्रधान भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी साझेदार की औकात बराबर होती है। हर एक आदमी अपने आप में बॉस है तो हर एक आदमी उसका सर्वेंट है, यानी कि एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। करे कोई और भरे कोई। एक साझेदार के काम के लिए दूसरे साझेदार भी उत्तरदायी है, इसलिए इनका जो दायित्व है वो संयुक्त भी है और पृथक पृथक भी है। संयुक्त का मतलब एक ने घाटा कर दिया, फर्म को घाटा हो गया, पूरी फर्म भुगतेंगे, सारे पार्टनर भुगतेंगे। पृथक पृथक मतलब अगर एक पार्टनर दिवालिया हो गया, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो उसके घाटे की पूर्ति भी दूसरे साझेदार करेंगे। इससे पृथक पृथक तौर पे भी उत्तरदायी होते हैं। साझेदारी में पूंजी निवेश करना अनिवार्य नहीं होता है। क्लियर है? बिना पैसे लगाए भी आप पार्टनर बन सकते हो। यहाँ पर सिर्फ अनुबंध होना चाहिए, आपसे सहमति होनी चाहिए, पैसा लगाना जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर हम पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या हमको रेमुनेशन मिलेगा? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके मध्य स्पष्ट समझौता नहीं है तो काम करने वाले साझेदार को पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, क्योंकि पारिश्रमिक लेते हैं नौकर, ये है मालिक। मालिक लेते हैं लाभों में हिस्सा और लाभों को बांटना है अनिवार्य। साझेदारों को पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, ये बात धारा 13A में लिखी हुई है। अगर आपस में लिखा पढ़ी कर ले तो वो ले सकते हैं। एक तरीके से लाला जी की दुकान ही है, लाला जी अकेले थे या 2-4 लाला जी मिल गए, इससे ये एकल स्वामित्व का ही विस्तार है। अब एक साझेदार अपना हित दूसरे को ट्रांसफर करना चाहे तो नहीं कर सकता। ये कंपनी नहीं है कि साहब शेयर खरीद लिए बिना किसी से पूछे अपने शेयर किसी को बेच दोगे। पार्टनरशिप हम एक कॉन्ट्रैक्ट से बनता है। आप अपना हिस्सा दूसरे को बेचोगे तो बाकी सबकी सहमति लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकती। हो सकता है आपको थोड़ा मेरी स्पीड फास्ट लग रही हो, लेकिन आप समझिए मुझे पूरा 15 लेक्चर में आपको ऑडिट और पीओ रिवाइज करवाना है। इसको रिवीजन क्लास के रूप में कंसीडर करें। अगर आप इसी को स्टडी का बेस बना रहे हो तो गलती कर रहे हो। आपने पहले पढ़ाई कर ली, उसके बाद ये रिवीजन है। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं रिवीजन कर रहे हैं उनको मजा आ रहा होगा कि पूरा कोर्स भी रिवाइज हो रहा है और क्वेश्चन सेट भी मैं आपको कराऊंगा। अब बात आती है क्या साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा? धारा 13C कहती है कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, पर दिया जा सकता है यदि साझेदारी संलेख में लिखा हो और लिखने के बावजूद भी अगर प्रॉफिट हो तो ही लाभों में से ही ब्याज दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा।
नेक्स्ट है, क्या साझेदार ने अगर फर्म को ऋण दे दिया तो क्या फर्म उस साझेदार को ब्याज देगी? बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऋण है 6% से देय होगा। धारा 13D में लिखा है, भले ही प्रॉफिट हो या नहीं हो, भले ही साझेदारी संलेख में लिखा हो या नहीं लिखा हो, अगर नहीं भी लिखा है तो भी 6% दर से ऋण पर तो ब्याज देना पड़ेगा, पर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है बच्चों, सक्रिय साझेदार कौन होता है? जो व्यापार संचालन में सक्रिय तौर पर भाग लेता है, जो व्यापार में पूंजी लगाता है, जो लाभ हानि में हिस्सा लेता है, और जिसका दायित्व क्या होता है? असीमित। अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लो, किसी भी टाइप का पार्टनर आ जाए, दायित्व तो असीमित ही रहेगा। दूसरा है बच्चों, निष्क्रिय साझेदार कौन होता है? जो प्रबंध में भाग नहीं लेता लेकिन पूंजी लगाता है। निष्क्रिय का मतलब ही है कि साहब वो एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं है लेकिन पूंजी लगा रहा है, लाभ हानि में हिस्सा ले रहा है, और उसके दायित्व क्या है? असीमित दायित्व है। फिर आप कहेंगे सर गुप्त साझेदार क्या है? बहुत सारी जगह पर गुप्त को निष्क्रिय को एक माना गया, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में क्लियर लिखा हुआ है, निष्क्रिय वो होता है जो प्रबंध संचालन में भाग ही नहीं लेता। गुप्त साझेदार वो है जो भाग लेता है लेकिन गुप्त तौर पर, प्रबंध में भाग लेता है लेकिन गुप्त तौर पर। इसका मतलब जनता इसको नहीं जानती कि ये पार्टनर भी है क्या। फिर होता है बच्चों नाम मात्र का साझेदार। नाम मात्र का साझेदार कौन है? जिसने सिर्फ अपना नाम यूज करने की अनुमति फर्म को दे दी, उसका नाम बड़ा है, उसके नाम को फर्म यूज कर रही है, इसलिए ना तो ये पूंजी लगा रहा है, ना प्रबंध में भाग लेता है, ना लाभ हानि में हिस्सा लेता है, सिर्फ अपने नाम का एक अमाउंट, एक प्रीमियम लेता है। उप साझेदार किसको कहते हैं? साझेदार के साझेदार को उप साझेदार कहते हैं। ये फर्म का साझेदार नहीं है, साझेदार का साझेदार है। ऐच्छिक साझेदारी क्या होती है? जैसे कि नाम से क्लियर है, ऐच्छिक है, ना तो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए ना पर्टिकुलर काम के लिए है, जो किसी निश्चित समय और निश्चित कार्य के लिए नहीं हो, वो ऐच्छिक साझेदारी है। किसी भी साझेदार के द्वारा लिखित में सूचना देकर, इसको देकर सारे पार्टनर को रिटर्न में एक नोटिस दे दो कि आज से मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूं, वो छोड़ के जा सकता है। इवन अगर उसने सूचना दे दी कि इस फर्म को बंद मान लिया जाए, समाप्त मान लिया जाए, तो वो साझेदारी का समापन भी करवा सकता है, बस उसको लिखित में सूचना देनी है सभी पार्टनर को। इसको कहते हैं ऐच्छिक साझेदारी। नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्या एक अवयस्क फर्म में साझेदार बन सकता है? चूंकि साझेदारी एक प्रकार का अनुबंध है और अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए अवयस्क को फर्म का साझेदार नहीं बनाया जा सकता। पर इसका एक अपवाद है कि अवयस्क सदैव लाभ ग्रहीता होता है, तो अवयस्क को केवल लाभों के लिए शामिल किया जा सकता है। ये तो गई एक बात। अब आप कहेंगे सर ये पागल थोड़ी अवयस्क है, कभी तो बड़ा होगा। बिल्कुल होगा। जब अवयस्क वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके पास में एक ऑप्शन होता है कि वो इस फर्म में कंटिन्यू रहना चाहता है या छोड़ना चाहता है। अगर वो साझेदार बना रहना चाहता है तो उसे इस बात की सूचना देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वयस्क होने की डेट से वो पार्टनर तो पहले से ही था, आगे भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अब केवल लाभों के लिए नहीं, लाभ और हानि के लिए। लेकिन अगर वो साझेदार नहीं बना रहना चाहता तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दी कि भैया अब तू बड़ा हो गया, जिस दिन बड़ा हुआ उससे 6 महीने तेरे को ग्रेस पीरियड दे दिए, 6 महीने के अंदर सार्वजनिक सूचना दे देना, तो तू वयस्क होने की तिथि से ही पार्टनर नहीं माना जाएगा, तेरा कोई दायित्व नहीं आएगा। नेक्स्ट बच्चों धारा 13E। कई बार क्या होता है, साझेदार फर्म के लिए कोई काम करता है और अपने जेब से पैसा खर्च कर देता है, तो फर्म साझेदार को क्षतिपूर्ति करेगी। इसका जस्ट उल्टा भी होता है। कई बार क्या होता है, साझेदार की लापरवाही की वजह से, गलती की वजह से फर्म को नुकसान होता है, तो साझेदार भी फर्म को क्षतिपूर्ति करेगा। धारा 13F में लिखा हुआ है। साझेदारी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं फर्मों के रजिस्ट्रार के यहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन की प्रभावी तिथि क्या होगी? वो नहीं होगी जो सर्टिफिकेट में लिखी है, वो होगी जो फर्म के रजिस्टर, जो फर्मों के रजिस्ट्रार के यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें जो तिथि होती है वो पंजीकरण की प्रभावी तिथि मानी जाएगी। क्या एक अपंजीकृत फर्म, अनरजिस्टर्ड फर्म केस कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराने में फायदा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि साहब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो सामने वाला कोई भी आपके ऊपर केस कर सकता है, पर आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकती। फिर पढ़ते हैं बच्चों फर्म का समापन। देखो एक होता है साझेदारी का समापन, एक होता है फर्म का समापन। साझेदारों के मध्य संबंधों का परिवर्तन साझेदारी का समापन है, और सभी साझेदारों के मध्य संबंधों का समापन
फर्म का समापन है। यानी कि सभी साझेदारों के मध्य अगर साझेदारी समाप्त हो गई, संबंध समाप्त हो गई, तो फर्म का समापन है। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी पर केस नहीं कर सकते, पर इसका एक अपवाद है, थर्ड पार्टी से आप 100 रुपए तक की सेट ऑफ की डिमांड कर सकते हैं, 100 से ज्यादा की डिमांड नहीं कर सकते। फर्म के समापन के क्या क्या तरीके हैं? पहला तरीका, आपसी समझौते या ठहराव द्वारा समापन, यानी कि आपसी सहमति से ही साझेदारी हुई थी और आपसी सहमति से ही आप क्या कर सकते हो? फर्म का समापन कर सकते हो। आपस में सारे पार्टनर बैठ गए और एग्री हो गए तो वो आपसे सहमति से समापन कर सकते हैं। इसकी धाराएं याद रखना, आपसे सहमति से समापन की धारा है धारा 40। एक होता है बच्चों धारा 40 के बाद में धारा 41, अनिवार्य समापन, मतलब आप चाहो या ना चाहो फर्म बंद होगी। ये दो सिचुएशन है, एक को छोड़कर अगर सारे दिवालिया हो गए तो फर्म बंद होगी, और अगर आपका बिजनेस इलीगल हो गया तो फर्म बंद होगी। ये अनिवार्य समापन है। सर एक बात बताओ, एक को छोड़कर सारे मर गए तो ये धारा 41 में नहीं आता है, ये ध्यान रखना आपको, ये बारीकियां हैं, ठीक है। अभी मैं रिवीजन क्लास में इतनी बारीकी पे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन आपको जब कोर्स बताया था तो एक एक चीजों को मैंने समझाया था। धारा 40 आपसी समझौते से ही होती है। धारा 41 में सिर्फ दो ही सिचुएशन है, एक को छोड़कर सारे दिवालिया हो जाए और बिजनेस इलीगल हो जाए। जो मृत्यु वाली बात है वो धारा 42 में आती है, जो किसी घटना के घटित होने पर फर्म का समापन धारा 42। और इस घटना में बड़ी मजेदार बात देखो, दो घटनाएं, अगर एक भी पार्टनर मर गया तो फर्म समाप्त। ये बहुत सारे बच्चों को एडजस्ट नहीं होती बात। सर एक बात बताओ, 4 पार्टनर हैं, एक मर गया तो 3 तो चालू रख लेंगे ना? नहीं रख सकते, क्योंकि एक्ट में लिखा है, धारा 42 में लिखा है, अगर एक भी मर गया, एक भी दिवालिया हो गया तो फर्म ही समाप्त हो जाएगी। अरे सर ये क्या बात कर रहे हो, आप तो उल्टी बात कर रहे हो, हमने तो नहीं पढ़ा आज तक। तो मैं क्या करूं, नहीं पढ़ा तो धारा 42 उठा के देख लो, गूगल आपके सामने है, गूगल ने आपको बता ही दिया, एक्ट आपके पास है, डाउनलोड कर लो। हाँ, इसमें एक बात पे ध्यान देना, स्पष्ट समझौते के अभाव में, यानी कि अगर आपने पार्टनरशिप करते समय या बाद में कभी अपडेट कर लिया और डीड में लिखा पढ़ी कर ली, क्या लिखा पढ़ी कर ली कि हम में से अगर एक मर जाएगा तो बाकी के बचे हुए फर्म को चलाएंगे, तो फिर चला सकते हैं। अगर ये लिखा पढ़ी नहीं करी, एक गया फर्म गई, एक दिवालिया हो गया फर्म गई, ये बात लिखी है धारा 42 में। और धारा 43 अभी पढ़ाई थी मैंने, ऐच्छिक साझेदारी, कोई भी साझेदार के मन में जब भी आ गई, लिखित में सूचना देनी है सारे पार्टनर को कि भैया आज से दुकान बंद, दुकान बंद। और एक है धारा 44, कोर्ट के इंटरवेंशन से। अब कोर्ट अपने आप तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, अब कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देंगे। और ये नॉर्मली कब होता है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने एक दो लिखे हैं, कि अगर कोई फर्म लगातार घाटे में चल रही है तो बाकी के पार्टनर कहेंगे भाई तुम तो पैसे वाले हो, तुम तो भुगत लोगे, हमारे बस की बात नहीं है भैया, बंद कराओ दुकान को। या कोई साझेदार पागल हो गया तो उसके घर वाले जाके उसको बंद करवा देंगे। तो ये आज आपने 2 व्यावसायिक संगठन के प्रारूप कंप्लीट कर लिए, एकल स्वामित्व और साझेदारी फर्म। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए काफी यूजफुल चीजें हो रही होंगी। आपने इतना फास्ट पूरा टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, और बीओ का ये सबसे बड़ा चैप्टर है, तो यही आप 1 घंटे में कर लोगे तो बाकी चैप्टर तो इजीली हो जाएंगे। HUF, हिंदू अविभाजित परिवार। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया कि साहब व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप कौन सा, और उसमें HUF माना। हालांकि एकल स्वामी उससे भी पहले क्या, लाला जी की दुकान, लेकिन भारत में सबसे प्राचीनतम स्वरूप HUF है। अगर आ जाए एग्जाम में तो आपको HUF देना है। इसके ऊपर कौन सा कानून लागू होता है, हिंदू कानून। एक बार क्वेश्चन आया कि HUF का निर्माण होता है, ऑप्शन है हिंदू कानून द्वारा। अरे कानून से परिवार थोड़ी बनते हैं, तुमसे बनेंगे परिवार, तो कानून तो लागू होता है, फिर निर्माण कैसे होगा? परिवार के निर्माण के लिए कम से कम 2 सदस्य चाहिए, कम से कम 2 सदस्य चाहिए, और इसमें कुछ नहीं करना, परिवार में पैदा हो जाओ, परिवार बन गया। समझ गए? कोई पार्टनरशिप नहीं करते, पिताजी से पार्टनरशिप थोड़ी करी है आपने। परिवार में जन्म लेते ही निर्माण हो जाता है, और कम से कम एक पैतृक संपत्ति हो, तभी तो व्यापार करोगे। तो HUF के निर्माण के लिए 2 चीजें जरूरी है कि कम से कम 2 सदस्य हो परिवार में, और पैतृक संपत्ति हो, तो निर्माण हो जाएगा। परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो पार्टनर नहीं होते,
सह सम्मान से, यानी को पार्टनर कहलाते हैं। को पार्टनर क्यों कह रहे हैं कि परिवार की संपत्ति में वो बराबर के हिस्सेदार है। सर लड़की है तो क्यों, उसने क्या गुनाह कर दिया भाई, लड़की भी हिस्सेदार है। सर लड़की की शादी हो जाए तो तुम्हारी नहीं होगी क्या, कमाल करते हो पांडे जी, तुम्हारी भी शादी हो रही है, उनकी भी शादी हो रही है। अभी कानून बदल गए हैं, विवाहित स्त्री भी परिवार की सदस्य रहेगी और पूर्वजों की संपत्ति में हिस्सेदार रहेगी। इस परिवार में नियम कानून होते हैं, आप सिर्फ संपत्ति में हिस्सेदार हो, बोलने का हक नहीं है आपको, ना ही आपके दायित्व है। जो कुछ भी किया जाएगा वो फैमिली का हेड करेगा, जिसे अपन कहते हैं कर्ता। और कर्ता कौन होगा, जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होगा। और सर वो मर गया तो उसके बाद जो सीनियर मोस्ट होगा। और केवल मात्र कर्ता ही एक ऐसा है जिसके दायित्व क्या रहेंगे, असीमित रहेंगे, जिसके दायित्व क्या रहेंगे, असीमित रहेंगे। समझ गए। बाकी परिवार के सदस्यों का दायित्व, उनको जितनी संपत्ति मिली वहां तक सीमित है। कल को व्यापार डूब गया तो उनका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं लिया जाएगा, उनसे व्यक्तिगत कुछ भी नहीं लिया जाएगा। समझ गए। एचयूएफ को लेकर हमारे देश में 2 स्कूल्स हैं, एक मिताक्षरा और एक दाया भाग। मिताक्षरा विचारधारा जो है वो असम और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, दाया भाग असम और बंगाल में लागू है। मजेदार बात यह है कि ये थोड़ी सी असभ्य है, ये थोड़ी सी सभ्य है। मिताक्षरा कहते हैं कि जो ही परिवार में तुमने जन्म लिया, पिताजी पे एहसान कर दिया, पूर्वजों की संपत्ति में हिस्सा। ये कह रहा भैया जब तक पिताजी जिंदा है बोल मत देना, पिताजी का बारवा करके आ जाओ, उसके बाद संपत्ति में हिस्सा है। क्लियर है। एचयूएफ का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता, लेकिन अगर आप इसके इनकम टैक्स रिटर्न बनना चाहते हो, पैन कार्ड करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पर एज पर लो ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। सर परिवार कब तक चलेगा, परिवार में हम कब तक सदस्य रहेंगे, परिवार तो बढ़ता जाएगा, आते रहेंगे सदस्य, जाते रहेंगे। 3 पीढ़ी तक आप व्यवसाय के सदस्य रह सकते हैं। विवाहित पुत्री भी एचयूएफ की संपत्ति में हिस्सेदार होगी और इस पे कर्ता का पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन परिवार के व्यापार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो परिवार के पास संपत्ति है बस उतना ही साधन होता है, बाहर से कोई लाने वाला है नहीं, तो इसलिए सीमित संसाधन इसमें होते हैं। इसी के साथ बच्चों आपने एक और इम्पोर्टेंट व्यावसायिक संगठन का प्रारूप कंप्लीट कर लिया जो था एचयूएफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग, यानी कि बहुत सारे लोगों का एक समूह है जो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए इकट्ठे होते हैं। ठीक है। उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, सेवा भावना होता है। सारे लोगों का जो भी उसका एक ग्रुप है उसमें सदस्यों का कल्याण करते हैं। और देखो संगठन में शक्ति है, उस नियम पे ये बना है। इसे इकट्ठे कौन होते हैं, शेर कभी झुंड में नहीं आता है, शेर अकेला आता है। तो ये भेड़ियों का झुंड है, कमजोर लोगों का एक ग्रुप है। इसको लीगल करने के लिए हमारे देश में पहली बार जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया वो 1904 में आया। उसको खत्म करके आज की डेट में जो सेंट्रल लेवल पे एक्ट है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। हर स्टेट में अलग अलग एक्ट बने हुए हैं और स्टेट वाइज सोसाइटियों का पंजीकरण अलग अलग होता है। इसका पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, पंजीकरण से ही अस्तित्व में आती है। अब मैं आपको बता रहा हूं पूरे देश में जो लागू नियम है वो ये कहते हैं कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर मेरे पास में कई बच्चों के व्हाट्सएप आए कि सर आप 10 बता रहे हो, हमने 15 पढ़ा है। अरे भैया तुमने 15 कहाँ से पढ़ लिया, सर हमने यूट्यूब पे किसी टीचर की क्लास देखी थी। तो साहब आपको बता दूं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में है। उन्होंने जो 15 बताया होगा वो राजस्थान की कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बता दिया। राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 15 लोगों का है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। इन सदस्यों का चूंकि लाभ कमाना मकसद ही नहीं है, फिर भी अगर लाभ बच गया तो इनको बांटा जाएगा, अधिकतम 10%। पंजीकरण अनिवार्य है, बिना पंजीकरण के समिति अस्तित्व में नहीं आती। जो ही समिति अस्तित्व में आती है वो अलग और उसके सदस्य अलग। इसे सदस्य मर भी जाते हैं तो समिति पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सदस्य आते रहेंगे जाते रहेंगे। इसका खुद का एक पृथक अस्तित्व है। सदस्यों का दायित्व सीमित है उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक। यहाँ पर साहब कोई सेठ नहीं है, कोई पैसे वाला अपना रोब नहीं जान सकता, क्योंकि सहकारिता की भावना के ऊपर है ये, सभी के कल्याण के लिए। इसलिए एक नियम चलता है, एक व्यक्ति का एक वोट, जबकि कंपनी में चलता है एक शेयर का एक वोट। इसे जिसके पास जितने ज्यादा शेयर हैं
वो मालिक बन जाता है। जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं अपन, एक व्यक्ति का एक वोट का सिद्धांत है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 100। और किसी भी सोसाइटी में सदस्य बहुत सारी पूंजी नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर पूंजी लगा दी तो वो ध्वंस जाएगा, वो इसमें चलेगा नहीं। तो सदस्य 1000 रुपए या कुल पूंजी का 20% दोनों में से जो भी कम हो तक के अंश धारण कर सकते हैं। तो इसी के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। इसमें कुछ पढ़ाने की मेरे को जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी है। सरकार भी व्यापार कर रही है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सरकार की मोनोपोली है, वो है 3, रेलवे, परमाणु ऊर्जा और परमाणु से संबंधित खनिज। बहुत सारी जगह पे 2 लिखा हुआ, बात है कि ये दोनों सेम ही है। रेलवे और एटॉमिक एनर्जी में सरकार का मोनोपोली है, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री अलाउ नहीं है। ये ऐसे होते हैं जिनका सरकार का नियंत्रण होता है और लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता। और अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं कंपनी। कम प्लस पनी। कम का मतलब होता है गेट टुगेदर, पनी का मतलब होता है पीस ऑफ ब्रेड, एक साथ मिलकर खाना खाना। अंग्रेजों ने सिखाया साहब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना और उस टाइम डिस्कस करना, उससे बना कंपनी। हमने तो हमारे जीवन में पहली कंपनी देखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। आज तो सर्जन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड भी एक कंपनी बन गई है, लेकिन हमने हमारे जीवन में पहली कंपनी कौन सी देखी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अंग्रेजों की देन है। अब ये व्यापार का सबसे बढ़िया और सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है, क्योंकि इसमें सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। कंपनी एक्ट 2013 का निर्माण जे ईरानी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पे हुआ था। ये एक्ट कंपनी एक्ट 2013 के निर्माण की तिथि अगर पूछें तो लिखना 29 अगस्त 2013। कंपनी अधिनियम 2013 कब से लागू हुआ, तो आंसर दोगे 1 अप्रैल 2014। संपूर्ण भारत में लागू होता है, जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। कंपनी क्या होती है, जो कंपनी एक्ट में या इससे पहले के किसी एक्ट में रजिस्टर्ड हो। तो एक बात समझ में आ गई साहब, कंपनी का पंजीकरण अनिवार्य है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। कृत्रिम व्यक्ति क्या है, जैसे आप प्राकृतिक हो वैसे कृत्रिम है। प्राकृतिक में आपका एक चेहरा है, आपको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। कंपनी अदृश्य और अमूर्त होती है, इसलिए हम उसको कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। समझ में आ गया। एक बार क्वेश्चन आया था जूनियर अकाउंटेंट में, कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति क्यों माना जाता है, और 4 ऑप्शन दिए, चारों बच्चों को कंफ्यूजन। बहुत सिंपल सा है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा था कि अदृश्य और अमूर्त की वजह से इसको कृत्रिम कहते हैं। सदस्य से इसका बिल्कुल पृथक अस्तित्व होता है। इसका एक केस हुआ था सोलोमन बनाम सोलोमन एंड कंपनी की, कंपनी अलग और सदस्य अलग। सारे सदस्य अगर मर गए, मान लीजिए युद्ध छिड़ गया और कोई मिसाइल आके गिर गई और वो गिरी सर्जन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड पे, उसको चलाने वाले डायरेक्टर, शेयर होल्डर, उसके जो भी स्टाफ थे सब मर गए, लेकिन सर्जन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड फिर भी जिंदा है, क्योंकि कंपनी अलग और उसको चलाने वाले अलग। ये एक वैधानिक व्यक्ति है, एक लीगल पर्सन है। इसका निर्माण शंकर भगवान ने नहीं किया, इससे शंकर भगवान की तीसरी आंख भी इसको नहीं मार सकती। इसका निर्माण कैसे हुआ है, कानून द्वारा। इसका समापन भी कैसे होगा, कानून के द्वारा। इसका पंजीकरण अनिवार्य है, बिना पंजीकरण के तो ये अस्तित्व में नहीं आती। कंपनी आपके और हमारे जैसे नागरिक नहीं है। कंपनी आपके और हमारे जैसे क्या नहीं है, नागरिक नहीं है, क्योंकि ये कृत्रिम व्यक्ति और नागरिक प्राकृतिक होता है। लेकिन इसको राष्ट्रीयता मिलती है, क्योंकि भारत में पंजीकृत है तो भारतीय कंपनी, प्लस इसका एक रेजिडेंस भी होता है। इसका जो एड्रेस होता है वो निवास स्थल माना जाता है। क्लियर है। एक बार एग्जाम में पूछते हैं कि कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है, निगमन का आवरण से तात्पर्य क्या है। निगमन का आवरण का मतलब होता है पृथक अस्तित्व, यानी कंपनी अलग और कंपनी को चलाने वाले अलग, दोनों का अस्तित्व क्या होता है, अलग अलग होता है। निगमन के आवरण को उठाने का मतलब कंपनी और कंपनी के लोगों को एक मान ली। ये तो कंपनी के नियमों के विरुद्ध है बिल्कुल। उसको कहते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, पृथक अस्तित्व को नकारना। और ये कब करते हैं अपन, या तो वैधानिक प्रावधान के तहत या न्यायिक व्याख्या के तहत। समझ में आ रहा है। निगमन का आवरण या तो एक्ट में जो प्रोविजन दिए उनको देखते हुए हटाएंगे या फिर कोर्ट हटाएगा। सतत उत्तराधिकार, कंपनी में उत्तराधिकार सतत होता है, मतलब कंपनी के सारे सदस्य मर जाएं तो भी कंपनी चलती रहेगी, किसी की मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की एक सार मुद्रा होती है, बहुत सारे बच्चे इसको रबड़ स्टाम्प समझते हैं, रबड़ स्टाम्प नहीं होती, लोहे की होती है। ये कंपनी के एक हस्ताक्षर है, कंपनी के साइन है।
कंपनी की सील है। कंपनी के शेयर हमेशा ट्रांसफरेबल होते हैं। मैं पढ़ाते टाइम बच्चों से एक बहुत कॉमन सी चीज पूछता हूँ, बच्चे उसका आंसर इतना गलत देते हैं, क्या निजी कंपनी के शेयर भी ट्रांसफरेबल होते हैं? 90% बच्चे बोलते हैं नहीं। अरे भैया, कंपनी का गुण है कि शेयर क्या होंगे, ट्रांसफरेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी है। आपके पास अगर कंपनी के शेयर है वो मूवेबल है, उन पे सीरियल नंबर भी आता है, आप ट्रांसफर कर सकते हो। निजी कंपनी के शेयर भी ट्रांसफरेबल होते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। कंपनी के सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? सीमित होता है। अगर अंशों द्वारा सीमित कंपनी है तो जितने शेयर आपने लिए उसमें जितनी अनपेड अमाउंट रह गई उतनी और देनी पड़ेगी, इसके अलावा 1 रुपया नहीं देना। सर मान लो मेरे पास 100 रुपये का शेयर है, मैंने 100 रुपये चुका दिए तो आपको 1 रुपया नहीं देना, बस वो 100 रुपये डूब जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है तो जितनी गारंटी आपने कंपनी के निर्माण के समय दी बस उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे। और शेयर तो फिर भी आपने लिए तो कभी भी पैसा मांगा जा सकता है, पर गारंटी वाली कंपनी में तो आपसे गारंटी का पैसा मांगा ही कब जाएगा? समापन के समय। अब एक बार देखिए, 3 तरह की कंपनियां, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और ओपीसी। इनका एक कंपैरेटिव चार्ट करवा रहा हूं। निजी कंपनी में न्यूनतम कितने सदस्य होने जरूरी है? 2। सार्वजनिक कंपनी में 7 और ओपीसी 1% कंपनी में 1। बात करते हैं अधिकतम सदस्य। निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 200। सार्वजनिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, इससे ज्यादा सदस्य होते ही नहीं है, मतलब कितने भी हो सकते हैं, पूरी दुनिया हो सकती है सार्वजनिक कंपनी में। निजी में 200 से ज्यादा नहीं होते और ऑफिस में तो 1 मैन शो है साहब। ऐसे ही डायरेक्टर, निजी कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए, सार्वजनिक कंपनी में 3 चाहिए। कई बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। सदस्य सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम चाहिए 7 और संचालक चाहिए 3। ओपीसी तो 1 मैन शो है, न्यूनतम 1 से काम चल जाएगा। अधिकतम संचालक किसी भी कंपनी में 15 हो सकते हैं, चाहे वो निजी हो, सार्वजनिक हो, चाहे ओपीसी हो। कई बच्चे कहते हैं सर ओपीसी में तो एक ही तो होता है, न्यूनतम 1 होता है। अधिकतम संचालक 15 हो सकता है और सदस्य न्यूनतम और अधिकतम 1 ही होगा। नाम के अंत में, निजी कंपनी के नाम के अंत में लिखा हुआ मिलेगा प्राइवेट लिमिटेड, सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में लिखा हुआ मिलेगा लिमिटेड और ओपीसी के अंत में लिखा हुआ मिलेगा ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यहां ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति अधिकतम कितनी कंपनी का संचालक बन सकता है? 20। और एक कंपनी में कितने संचालक हो सकते हैं? 15। और एक व्यक्ति कितने में बन सकता है? 20 में। अगर एग्जाम में थोड़ा और घुमा के पूछ लें कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी सार्वजनिक कंपनी का संचालक बन सकता है, तो वो आएगा 15। ये 15 में ही आप सार्वजनिक कंपनी का संचालक बन सकते हो। ये व्यवसाय का ऐसा प्रारूप है कंपनी जिसमें मालिक अलग होते हैं और मैनेजमेंट अलग होता है। आज रिलायंस का मालिक आपके सामने खड़ा है, अंबानी को मैंने नौकरी पे रख रखा है, वो डायरेक्टर मैंने ही अपॉइंट किया उसको। जब हमारी जनरल मीटिंग होती है हम उसको अपॉइंट करने जाते हैं, हमको चाय पानी सब पिलाता है, हमारे से आशीर्वाद भी लेता है, समझ रहे हो। लेकिन वो मैनेजमेंट है, हम स्वामित्व है। वाह सर, बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे हो। आप मालिक कैसे हुए? रिलायंस के शेयर है साहब। शेयर जो होते हैं, जिनके पास फंड्स होते हैं, वो मालिक होता है। अच्छा, तो हम तो अंबानी के वो सुने थे। अब वही बात है, देखो ये सहकारी समिति नहीं है, एक व्यक्ति का एक वोट नहीं है, एक शेयर का एक वोट है। उसके पास आधे से ज्यादा शेयर हैं तो चलती उसकी है। अच्छा, एक होता है वैधानिक कंपनी। स्टेचुरी कंपनी क्या होती है? जो संसद के विशेष अधिनियम के तहत बने, जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है कंपनी, पर पार्लियामेंट के किसी विशेष कानून के तहत बनी। निजी कंपनी क्या होती है? जिसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो, न्यूनतम सदस्य 2 होंगे, न्यूनतम संचालक 2 होंगे, अधिकतम संचालक सदस्य होंगे 200, अधिकतम संचालक होंगे 15। क्या निजी कंपनी के शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं, केवल सदस्य, संचालक या रिश्तेदार को। जनता में अंश निर्गमित नहीं होंगे। ये है निजी कंपनी। क्लियर है? नेक्स्ट है सार्वजनिक कंपनी। क्या होती है? जो निजी कंपनी नहीं है, जो निजी नहीं है वो सार्वजनिक। इसका मतलब कंपनियां 2 ही टाइप की हुई, निजी और सार्वजनिक। सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी को सार्वजनिक माना जाएगा, भले ही उसका रजिस्ट्रेशन निजी के रूप में है। अगर कोई पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसे पब्लिक कंपनी माना जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों ओपीसी 1% कंपनी। इसमें एक ही आदमी सदस्य है, न्यूनतम भी एक और अधिकतम भी एक। और वो जो एक है वो भारतीय नागरिक होगा, नेचुरल पर्सन होगा, क्योंकि एक ओपीसी का निर्माण दूसरी कंपनी नहीं कर सकती। एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए और एक ही व्यक्ति की जरूरत है बस। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर होल्ड करे, उसको अपन कहते हैं होल्डिंग कंपनी।
सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? जिसके शेयर कोई दूसरी कंपनी होल्ड करे, वो क्या हो गई? सब्सिडरी। अब यहां ध्यान रखना, सहायक की सहायक, मान लो एक्स नाम की होल्डिंग कंपनी है, उसकी सहायक है वाई और वाई की सहायक है जेड, तो जेड एक्स की भी सहायक मान ली जाएगी, सहायक की सहायक को नियंत्रक की सहायक माना जाएगा। अब आपने एक बात पढ़ी कि साहब नियंत्रक कंपनी वो होती है जो दूसरे के शेयर होल्ड करे, और सहायक होती है जिसके शेयर होल्ड करे। तो बताओ क्या सहायक कंपनी नियंत्रक कंपनी के शेयर होल्ड कर सकती है? एक्स वाई के शेयर होल्ड कर रही है, तो क्या वाई एक्स के शेयर होल्ड कर सकती है? फिर तो खिचड़ी पक जाएगी। धारा 19 मना करती है कि सहायक कंपनी नियंत्रण कंपनी के शेयर होल्ड नहीं कर सकती, और इसका अपवाद है कि मतलब खरीद नहीं सकती, पर एज ए ट्रस्ट जमानत के तौर पे वो अपने पास में रखना चाहे तो रख सकती है। सार्वजनिक कंपनियां कभी भी डेफर्ड शेयर इश्यू नहीं करते हैं, जिसमें ये पावर हो कि डिविडेंड बाद में देंगे या कुछ राइट्स आपके डेफर्ड कर दिए जाएं। आज की डेट में कोई भी कंपनी डेफर्ड शेयर इश्यू नहीं कर सकती। एक होता है बच्चों एसोसिएट कंपनी। दो कंपनियों को एसोसिएट कब माना जाता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखे, सार्थक प्रभाव रखे। और प्रभाव कब माना जाएगा? जब वो 20% से ज्यादा शेयर होल्ड करें, लेकिन 50% से कम, क्योंकि 50% से ज्यादा होते तो होल्डिंग हो गई। तो एक ऐसी कंपनी जो होल्डिंग तो नहीं है, मान लो मैंने किसी कंपनी के 25% शेयर होल्ड कर लिया, तो मैं होल्डिंग नहीं हूं पर प्रभाव जरूर रखता हूं, तो ये एसोसिएट कंपनी कहलाती है। सार्थक प्रभाव का मतलब ये है। शेयर कैपिटल दो टाइप की होती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है। तो इसका मतलब हमको प्रेफरेंस पढ़ना है। प्रेफरेंस शेयर जैसे कि नाम से क्लियर है, इनको पहली प्राथमिकता मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी। काहे में? जीते जी तो लाभांश के भुगतान में और समापन के समय पूंजी की वापसी में। ये पहले आके खड़े हो जाएंगे। ये बड़े भाई हैं, समतांश उनको समता है बेचारों को, वो छोटी भाई। बोनस अंश क्या होते हैं? जो बिना किसी प्रतिफल के जारी किए जाए फोकट में। लेकिन सही मायने में बोनस कुछ नहीं है, एक दिखावा है। जो लाभ इकट्ठे हो गए थे उसको पूंजी में कन्वर्ट कर दिया फोकट में देके, तो यह लाभों का पूंजीकरण। एक होता है बच्चों राइट शेयर। क्या होते हैं? जब भी कोई कंपनी दोबारा से शेयर इशू करेगी, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के सामने ऑफर करे कि भाई हम ये शेयर लेके आ रहे हैं, तुम खरीदना चाह रहे हो क्या? तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो एक्स्ट्रा इशू किए जाते हैं वो अधिकार अंश कहलाते हैं। फिर बात आती है कि साहब कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट होता है पार्षद सीमानियम, उस पर साइन कौन करता है? निर्माण के समय करेंगे जिन्होंने वादा किया कि हम पैसा देंगे, उसको कहते हैं सब्सक्राइबर। और जो ही कंपनी का निर्माण होता है, तो जिन्होंने साइन किए थे, जिन्होंने वादा किया था कि हम आपको पैसा देंगे, उनको सदस्य बना दिया जाता है। वो कंपनी के प्रथम सदस्य कहलाते हैं। तो बच्चों सब्सक्राइबर आपके समझ में आ गया कि जब भी कंपनी का निर्माण होता है, ये वो लोग हैं जो सबसे पहली पंक्ति में आके खड़े होके बोलते हैं कि आप तो काम शुरू करो, पैसा चाहिए हम देंगे। तो मैं कह भैया बरबली बातें मत करो, कागज पे साइन करो, ये सीमा नियम के हस्ताक्षर करता होते हैं। और जो ही कंपनी का निर्माण होगा, कंपनी इनको क्या कहेगी, भैया तुमने पैसे देने की बात करी थी, पैसे लिया और शेयर ले जाए, इसलिए कंपनी के प्रथम सदस्य सब्सक्राइबर कहलाते हैं। कोई भी कंपनी का अगर निर्माण होगा, तो इसकी स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले एक आदमी होगा जो कंपनी के निर्माण का जिम्मा लेता है, जो ये कहता है कि मैं ये अस्तित्व में लेके आऊंगा कंपनी को, यानी पिताजी जो सोचते हैं कि मेरे को कंपनी बनानी है, भले वो बना के छोड़ दें वो अलग बात है, तो उसको कहते हैं प्रमोटर। और इस प्रोसेस को कहते हैं परिवर्तन यानी कि प्रमोशन। जब वो सोचेगा तो कागज तैयार करेगा, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वो आरओसी में सबमिट करेगा, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा। जब तक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कंपनी कोई काम शुरू कर ही नहीं सकती। इसको कहते हैं समामेलन। फिर उसके बाद में जिन्होंने भी ये कहा था कि भाई हम पैसे दे देंगे, तो उनको पकड़ेंगे, आ जाओ भैया तुम तो ले आओ पैसे। अब थोड़े बहुत पैसे आ गए, बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं कंपनी के निर्माण की। धारा 53 ये कहती है कि आज की डेट में कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती है। डिस्काउंट पर शेयर इशू करने की कंपनी को मना कर दिया गया है कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं करेगी। लेकिन इस नियम का एक एक्सेप्शन है, इसलिए अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्या कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू कर सकती है, तो आप कह सकते हो कि हाँ कर तो सकती है, लेकिन अपवाद है। अपवाद क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? अपने ही कर्मचारी, अपने ही अधिकारियों को जो उन्होंने मेहनत करी है उसके बदले में शेयर इशू करना, वो डिस्काउंट पर दे सकते हैं। धारा
54 साहब कह रही है कि स्वेट इक्विटी शेयर कर्मचारी अधिकारी को ही दिए जाते हैं और ये डिस्काउंट पर जारी किए जा सकते हैं। धारा 52 ये कहती है कि कोई कंपनी 100 रुपए के शेयर को 150 रुपए में बेचना चाहिए, वो तो अलाउ है। प्रीमियम पर शेयर इशू हो सकते हैं, लेकिन प्रीमियम जो एक्स्ट्रा पैसा आया 100 का 150, उसको हर कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते। उसका यूटिलाइजेशन होगा बीपीसीआरबी, यानी कि बोनस शेयर का निर्गमन करने में, फोकट की चीज फोकट में। पी का मतलब होता है प्रिमिलरी एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी के निर्माण से पहले जो प्रमोटर ने एक्सपेंसेस किए, भाई सीए की फीस दी होगी, डॉक्यूमेंट छपाए होंगे, वो राइट ऑफ करने में काम में ले सकते हो। कंपनी अपने शेयर बेचने के लिए ब्रोकर को इनको जो कमीशन देती है उसको राइट ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम काम में ले सकते हो। कंपनी ने अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया था और उसका आप रिडम्पशन कर रहे हैं और वो भी प्रीमियम पर, यानी 100 रुपए का 150 रुपए दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो एक्स्ट्रा जो है उसको एक्स्ट्रा से सेट कर लो। और कंपनी अपने ही शेयर वापस लेना चाहे तो उसको बाईबैक कहते हैं, और बाईबैक भी सिक्योरिटी प्रीमियम से किया जा सकता है। तो ये तो हो गए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन, जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सेक्शन 7(3) के अकॉर्डिंग जो ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, कंपनी को एक नंबर दिया जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसे कहते हैं सिन। सिन की फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जो 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल होगा। 21 डिजिट का होगा, अल्फा न्यूमेरिकल होगा। क्लियर है? विदेशी कंपनी क्या होती है? जो भारत के बाहर रजिस्टर्ड है लेकिन बिजनेस प्लेस उसका कहाँ है? इंडिया में, इससे उसको विदेशी कंपनी कहते हैं। सरकारी कंपनी किसको कहते हैं? जिसकी पेडअप कैपिटल का कम से कम 51% पूंजी सरकार ने लगाई हो, चाहे केंद्र सरकार और चाहे राज्य सरकार। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एमओए क्या होता है साहब? एमओए कंपनी का सबसे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है, मौलिक दस्तावेज है। इसमें कुल 6 वाक्य होते हैं: नाम वाक्य, स्थान वाक्य, उद्देश्य वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य और अभिधान वाक्य। और एमओए को बताया गया धारा 4 में। इनमें से नाम वाक्य में कंपनी का नाम होगा, स्थान वाक्य में पूरा एड्रेस नहीं आएगा, सिर्फ राज्य का नाम आएगा। ये ध्यान रखना, सिर्फ राज्य का नाम आएगा। और कंपनी वही कर सकती है जो उसके उद्देश्य में लिखा हो। सर अगर हम इनमें से कोई भी चेंज करना चाहे, जैसे मान लो हमने नाम रजिस्टर्ड करा लिया, बाद में किसी पंडित ने कहा कि साहब बिजनेस इसलिए नहीं चल रहा, तुम्हारा नाम ही सही नहीं, इसको चेंज करो, तो क्या हम एमओए में चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। धारा 13 कहती है कि एमओए में परिवर्तन करने के लिए कुछ नहीं करना, सदस्यों की सभा बुलाओ, जनरल मीटिंग बुलाओ और उसमें विशेष प्रस्ताव पारित कर दो। विशेष प्रस्ताव मतलब आदेश 3/4 या ऐसे कह दो 3 गुना लोग पक्ष में वोट डालें, तो ये परिवर्तन कर सकते हो। चाहे कोई भी वाक्य में परिवर्तन हो, 6 वाक्य होते हैं: नाम वाक्य, स्थान वाक्य, उद्देश्य वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य और अभिधान वाक्य। इनमें कोई भी चेंजेस करना हो, साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर देना। लेकिन 2 एक्स्ट्रा चीजें ध्यान रखनी है। अगर नाम बदल रहे हो तो साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव के साथ साथ केंद्र सरकार की अनुमति भी चाहिए। और स्थान बदल रहे हो, पर स्थान राज्य बदल रहा है, राज्य बदल रहा है, राजस्थान से गुजरात जा रहे हो, जयपुर में कोई एड्रेस चेंज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव। लेकिन अगर स्टेट चेंज कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति चाहिए। पूंजी वाक्य में ऑथोराइज कैपिटल आएगी, ध्यान रखना। इशूड, पेड अप, कॉल्ड अप, ये सब बैलेंस शीट में आती है। एमओए के पूंजी वाक्य में सिर्फ ऑथोराइज कैपिटल आएगी। उद्देश्य वाक्य के तहत जो कंपनी के उद्देश्य वाक्य में जो बातें लिखी हुई हैं, कंपनी वही काम कर सकती है। अगर उससे बाहर जाके काम किया तो उसे अल्ट्रा वायरस एक्ट कहते हैं, और इससे करने वाले खुद भुगतेंगे, कंपनी उसके लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि मान लिया जाता है कि एमओए और एओए सार्वजनिक दस्तावेज हैं, इसकी जानकारी सामान्य जनता को होनी चाहिए। इसे हम इसे रचनात्मक सूचना का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि एमओए जनता से संपर्क स्थापित कराता है, कंपनी का बाह्य जगत से संपर्क स्थापित कराता है। इसे मान लिया जाता है कि आपको इनकी जानकारी है। इसे ध्यान रखो बच्चों, कभी भी कंपनी से डील करो उसका उद्देश्य वाक्य पढ़ लो। अगर कोई काम उद्देश्य वाक्य में लिखा हुआ नहीं है तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट है, कंपनी नहीं भुगतेगी, तुम भुगतोगे। तुमने मान लो कोई कंपनी से जमीन खरीदने के लिए 5 लाख रुपए एडवांस दे दिए, पर उसके उद्देश्य वाक्य में जमीन बेचना था ही नहीं, वो 5 लाख डूब जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। जो कार्य कंपनी के उद्देश्य में है लेकिन डायरेक्टर के पावर से बाहर थे, यानी कि अब कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि कंपनी जमीन बेच सकती है। कंपनी में 4 डायरेक्टर थे, उसमें लिखा था कि जुगल नाम का डायरेक्टर जमीन नहीं बेच सकता। ये तो इंटरनल रूल है भाई, ऑब्जेक्ट क्लॉज ही तो पढ़ूंगा मैं।
तो अगर उद्देश्य वाक्य के अंतर्गत है लेकिन संचालक के अधिकार से परे तो इसे अल्ट्रा वायरस नहीं कहते, इसे इंट्रा वायरस कहते हैं। और ये कंपनी पर बाध्यकारी है, जनता के बेनिफिट के लिए है। क्योंकि साहब कंपनी के रूल्स में तो था ही। इसका एक केस हुआ था टर्कमान रूल्स, इसे इसको टर्कमान रूल भी कहते हैं। केस का नाम था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कमान रूल। उसमें कंपनी के एमओए में लिखा हुआ था कि कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, पर उन्होंने इंटरनल रूल बनाया कि साहब हमारा ये अमुक डायरेक्टर लोन नहीं ले सकता, और उसी डायरेक्टर ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया। बैंक को इस बात की जानकारी नहीं थी, बैंक ने लोन दे दिया, कंपनी ने लोन चुकाने से मना कर दिया, तो उठा के केस ठोक दिया रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कमान। तो उन्होंने कहा साहब आप इंटरनल क्या रूल सेट कर रहे हो, उसका आप जानो, आपका काम जाने, जनता को क्या मतलब है। हाँ, तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा हो तो जनता बाध्य है। क्लियर है, इसलिए इसको इंडोर मैनेजमेंट का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर होता है बच्चों पार्षद अंतर नियम। पार्षद सीमा नियम के बाद एक टॉपिक आता है पार्षद अंतर नियम, एसोसिएशन के लेख, एओए। ये धारा 5 के तहत है, और इसमें कंपनी के क्या होते हैं, नियम कायदे कानून होते हैं। कंपनी के जितने भी नियम है वो इसमें होते हैं। एओए में परिवर्तन के लिए अगर आपने कोई नियम बदलना चाह रहे हो तो बदल सकते हो, उसके लिए भी आपको साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। ये बात धारा 14 में लिखी हुई है। जो धाराएं मैंने यहाँ लिखी हैं कम से कम बच्चों वो तो याद कर ही लेना, पढ़ाते टाइम भी मैंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं आपको। धारा 8 में कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, जिनके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र अपवाद है एनपीओ। कंपनी में लाभांश का भुगतान जो किया जाता है, तो क्वेश्चन आता है कि साहब लाभांश का सुझाव कौन देगा, सुझाव देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पर अगर क्वेश्चन आ जाए लाभांश की घोषणा कौन करेगा, तो घोषणा तो मालिक करेंगे, वो है सदस्य। सुझाव कौन देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब मान लो सुझाव दिया 2 करोड़ का, तो सदस्य 2 करोड़ से ज्यादा घोषित नहीं कर सकते, 1.5 करोड़ घोषित कर सकते हैं, पर 2 करोड़ से ज्यादा घोषित नहीं कर सकते। किसी भी कंपनी में जो भी काम होते हैं मीटिंग्स में होते हैं, और मीटिंग में एक होती है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार होती है, सभी सदस्यों को बुलाया जाता है। उसके लिए सभी सदस्यों को कम से कम 21 दिन का नोटिस देना पड़ेगा सभा होने की डेट से पहले का, कि भाई आपकी मीटिंग आ जाओ। एक आदमी आए तो उससे मीटिंग होगी नहीं। सदस्यों की न्यूनतम संख्या तो सभा के लिए आवश्यक, उसे कोरम कहते हैं। सदस्यों की सभा को साधारण सभा कहते हैं, संचालकों की सभा को बोर्ड सभा कहते हैं। अगर डायरेक्टर लोग मीटिंग करते हैं तो बोर्ड सभा, सदस्यों की मीटिंग होती है तो साधारण सभा। प्रत्येक कंपनी को कम से कम साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी जरूरी है, और साल में एक बार सदस्यों की एजीएम करनी जरूरी है। एजीएम की ड्यू डेट सुन लो, नई नई कंपनी बनी है, पहली एजीएम है तो 31 मार्च जो वित्त वर्ष होता है उसके 9 महीने के अंदर, यानी 31 दिसंबर तक। और आगामी उसके बाद हर साल जो एजीएम होगी वो वित्त वर्ष की समाप्ति से 6 महीने में की जा सकती है। सभा में जो भी डिस्कशन होंगे और जो मामले पास होंगे उसे एक पुस्तक में लिखा जाता है, जिसे सूक्ष्म पुस्तिका कहते हैं। जब भी कोई कंपनी जनता में सार्वजनिक निर्गमन लेके आती है तो सेबी ने नियम बना दिया, भाई तुम जनता से पैसे मांगने को तैयार हो गए, पर जनता तुम्हारी कदर कर रही है क्या, तो कम से कम 90% तुम्हारे पास में आना चाहिए। इसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तुमने जनता से 5 करोड़ रुपए मांगे तो 4.5 करोड़ जनता दे तो ही आप पैसा ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। अब इससे लगता है डर, क्या जनता का क्या भरोसा, दे कि नहीं दे, कहीं बंसी ना बज जाए। तो साहब इसके लिए एक आदमी आपकी मदद करता है, अंडर राइटर, अंडरटेकर नहीं, अंडर राइटर, और वो लेगा कमीशन। अगर डिवेंचर है तो 2.5% और शेयर है तो 5% कमीशन लेगा। कोई भी आदमी अगर कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको डिन नंबर लेने पड़ेंगे, जिसे कहते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। बिना डिन नंबर के आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। जैसे आपका पैन कार्ड है वैसे डिन नंबर होते हैं। कंपनी का कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी मामला कोर्ट में जाता है, तो इसमें डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाता मामला, इसका एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है जिसका नाम है NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो बच्चों इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट टाइप मैंने करा दिया आपको। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था कंपनी, और ये आखिरी फॉर्मेट है, इसका नाम है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप में एक प्रॉब्लम थी कि साझेदारों का दायित्व असीमित था। कंपनी में ये गुण था पर कंपनी में फॉर्मेलिटी बहुत है। इन दोनों के बीच का एक रास्ता चाहिए था
वो हमारे पास आ गया LLP। LLP छोटे और जो मध्यम आकार की हमारी जैसी जो प्रोफेशनल फॉर्म्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, वकील, उनको विश्व स्तर पर कॉम्पिटेंट करने के लिए LLP का निर्माण किया गया। LLP एक्ट 7 जनवरी 2009 से लागू हुआ था। अगर आपकी पहले से पार्टनरशिप फॉर्म है, आप उसको LLP में कन्वर्ट कराना चाहते हो जाएगा। आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, LLP में आना चाह रहे हो जाएगी। पब्लिक कंपनी को LLP में लेके आना चाह रहे हो जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखना, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, शेयर मार्केट में शेयर बिक रहे हैं, वो कभी भी LLP में कन्वर्ट नहीं होगी। LLP को भी कौन हैंडल कर रहा है? MCA, जो कंपनी को हैंडल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। LLP कंपनी और पार्टनरशिप का मिश्रण है। नाम के अंत में LLP मिलेगा। इसके साझेदारों का दायित्व सीमित होता है और ये भी व्यापार के लिए ही बनती है। पुण्यार्थ और आर्थिक उद्देश्य जो नहीं हो, गैर आर्थिक उद्देश्य, उनके लिए कभी भी निर्माण नहीं होती। तो देखो बच्चों, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें 4 क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% श्योर है। और जब मैं ये रेगुलर क्लासेस लेता हूं तो ऑलमोस्ट 25 से 30 क्लासेस में इसमें लेता हूं, जो मैंने आज आपको 1 घंटे में पूरी समराइज टॉपिक करवा दिए हैं और लगभग 90% मैंने चीजें भी कवर कर ली हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, अगर आप कर सकते हैं तो बताते जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषता है? गठन अनुबंध पर आधारित नहीं साहब। परिवार का गठन तो जन्म से होता है, ये तो नहीं है। प्रबंधन कर्ता में नहीं था, बिल्कुल साहब। परिवार में तो एक ही कर्ता होगा जो सीनियर पर्सन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। आगे कह रहे हैं भागीदार लाभ को समान रूप से साझा करते हैं। लाभ साझा होते ही नहीं, संपत्ति में हिस्सेदार होते हैं। और ये क्या एक अलग इकाई है? नहीं, अलग से कोई इकाई नहीं है। सहकारी समिति में सदस्यों की देयता क्या होती है? सीमित होती है। कहां तक? जहां तक उन्होंने पूंजी लगाई है। क्लियर है? तो उनकी अंश पूंजी की सीमा तक ये क्या होती है? सीमित होती है। एक कंपनी अपने मालिकों से अलग कानूनी पहचान रखती है, बिल्कुल वो अलग है, सदस्य अलग है। इसका मतलब क्या है? ये किसका उदाहरण है? क्या स्वैच्छिक संघ का है? नहीं। क्या कॉमन सेल का? नहीं। इसका उदाहरण है आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अलग है और उसको बनाने वाले लोग अलग है। तो ये किसका उदाहरण है? आर्टिफिशियल पर्सन का। क्वेश्चन नंबर 4, साझेदारी फर्म को कानूनी रूप से अगर आप पंजीकृत कराना चाहते हो, जो जरूरी नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, तो कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिएगा? निगमन का प्रमाण पत्र, ये तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आएगा, तो मतलब ही नहीं। पार्षद अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम कंपनी के होते हैं, इसका तो एक ही डॉक्यूमेंट होता है, वो पार्टनरशिप डीड। वो ले जाओ और उसको रजिस्टर्ड करवा लो, तो एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इसका राइट आंसर आ गया पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन नंबर 5, किसानों का एक समूह है। नाम से हिंट मिल गया कि बहुत सारे गरीब लोग इकट्ठे हुए, किसान इकट्ठे हुए और कम लागत पर बीज खरीदना चाह रहे हैं, तो उन्होंने एक संगठन बना लिया। कैसा संगठन है ये? सहकारी समिति। कौन से प्रकार के व्यवसाय में जनता के विश्वास की कमी होती है? सीधी सी बात है, लालाजी पे कौन विश्वास करेगा? साझेदारी फर्म पे कौन विश्वास करेगा? कंपनी तो रजिस्टर्ड होती है, विश्वास हो जाए। सहकारी समिति रजिस्टर्ड होती है, विश्वास हो जाए। अब लालाजी इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो राइट आंसर क्या आ गया? भागीदारी यानी साझेदारी फर्म, क्योंकि इनके अकाउंट्स भी लीगली पब्लिश्ड नहीं होते। बाकी इन दोनों के तो आरओसी में डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, कोई भी आदमी वहां से देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तावित कंपनी की ओर से, प्रस्तावित यानी कि अभी बनी नहीं है, कंपनी बना रहे हैं, और कौन बना रहा है? प्रमोटर। प्रमोटर ने थोड़े बहुत पैसे खर्च कर दिए, कंपनी ने नहीं कहा था, कंपनी तो अभी जन्म ही नहीं ली है, तो पिताजी पैसा खर्च कर रहे हैं साहब। अब बताओ वो कैसा अनुबंध कहलाता है? वो कहलाता है प्रिलिमिनरी अनुबंध, प्रारंभिक अनुबंध, जो कंपनी के निर्माण से पहले के होते हैं, जो कंपनी पर बाध्यकारी नहीं है। कंपनी निर्माण होते ही प्रमोटर को कह सकती है कि तुम कौन? प्रमोटर कह रहे हैं बेटा मैं तेरा पापा। बोले कौन पापा? तुम अलग और मैं अलग। प्रारंभिक अनुबंध कभी वसूली योग्य नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 8, कंपनी का कौन सा गठन का चरण है? आपको मैंने बताया था, सबसे पहले होगा प्रमोशन, फिर होगा इनकॉर्पोरेशन, फिर जो उन्होंने वादा किया उनसे पैसा ले लेंगे और व्यापार प्रारंभ कर देंगे। तो 8 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 9, एक भागीदार, एक पार्टनर बताओ जो फर्म के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी आम जनता को जानकारी नहीं है, तो सीधी सी बात है सीक्रेट पार्टनर है।
गुप्त साझेदार है, इसके बारे में जनता नहीं जानती। क्वेश्चन नंबर 10, सहकारी समिति में कौन से सिद्धांत की पालना होती है? वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट, एक शेयर का एक वोट, सॉरी एक व्यक्ति का एक वोट। व्यावसायिक संगठन का सबसे पुराना सबसे सरल लाला जी की दुकान, सबसे सरल और सबसे पुराना प्रारूप कौन सा है? एकल स्वामित्व। वह भागीदार जो केवल पूंजी का योगदान देता है, खाली पैसे लगा रहा है, इसका मतलब व्यापार में हिस्सा नहीं ले रहा, निष्क्रिय पार्टनर। सर एक बात बताओ, सक्रिय क्यों नहीं होता? सक्रिय केवल पूंजी नहीं लगाता भाई, सक्रिय तौर पे काम होता है। तो सर गुप्त भी प्रबंध संचालन में भाग ले रहा है। सर नाम मात्र वाला वो पूंजी नहीं लगाता, तो राइट आंसर क्या आएगा? स्लीपिंग। पूंजी वाक्य में किसका उल्लेख होगा? पूंजी वाक्य का उल्लेख किसमें होगा? इसमें होगा एमओए में 6 वाक्य थे। नेक्स्ट, कौन सा दस्तावेज कंपनी की गतिविधि के दायरे को बताएगी कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती? उद्देश्य वाक्य में आएगा। और उद्देश्य वाक्य किसमें आएंगे? पार्षद सीमा नियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समिति में नुकसान का जोखिम किसका है? अब सहकारी है साहब, मिलके ही काम करना है, सभी सदस्य सामूहिक रूप से ही नुकसान के भागीदार हैं, लाभ के भागीदार हैं। इसका नाम ही सहकारी समिति है। किस दस्तावेज में कंपनी के नियम होते हैं? नियम किसमें होते हैं? एओए में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। क्वेश्चन नंबर 17, कंपनी में प्रवर्तक की क्या भूमिका है? पिताजी हैं, कंपनी को अस्तित्व में लाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो प्राथमिकता रखें, और पार्टिसिपेटिंग है तो पहले तो अपना पेट भर लेंगे और बचे खुचे में आके किसके साथ बैठ जाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर के साथ। तो अपने निर्धारित लाभांश के अतिरिक्त लाभ लेने वाले को कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन नंबर 19, अतिरिक्त पूंजी जुटाने वाली मौजूदा कंपनी का ये दायित्व बनता है कि भैया पहले आपको जो मौजूदा शेयर धारक है उनको नए शेयर देने पड़ेंगे, पहले उनको ऑफर करें, वो नहीं ले तो बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 20, इक्विटी शेयर के पास क्या होता है? मतदान का अधिकार होता है। सर फिक्स रेट नहीं होती क्या? कोई फिक्स रेट नहीं है, कुछ इनको मिलेगा वो भी गारंटी नहीं है, लाभांश मिलेगा गारंटी नहीं है, ब्याज मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन मालिक को जब भी कोई डिस्कशन होगा आपको वोट देने के लिए बुलाएंगे, वोटिंग पावर इनके पास होता है। तो बच्चों देखो, ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया, क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराया, आपके अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने काफी एंजॉय किया होगा। मैं कल फिर लौटूंगा इसी समय आपके पास, और ये बड़ा चैप्टर था, अब छोटे छोटे चैप्टर रहेंगे। कल हम लेके आएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009। सर एक बात बताओ, आप जो क्वेश्चन करा रहे हो तो बहुत इजी से हैं और टेस्ट में आप बहुत ज्यादा नौटंकी कर देते हो, वो थोड़ा सा क्या होता है, हमको आपको बूस्टअप करना होता है, एग्जाम का लेवल यही है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।